गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में अपने 6 पाठ हो चुके थे, ठीक है। और आज अपना 7वां पाठ लेसन नंबर 7 सूर्यक्रांत पाठ है, जिसको निराला के नाम से भी जानते हैं। ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप 6 लेसन अच्छे से कर लिए होंगे और साथ के साथ उनका होमवर्क भी रेडी रखना, ठीक है। हाँ, तो आज अपन अपना नेक्स्ट लेसन लेसन नंबर 7 सूर्यकांत पाठ है। सबसे पहले देखेंगे पाठ परिचय कि सबसे पहले लेखक परिचय सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का परिचय देखेंगे कि कहाँ से थे, कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, बाल्यकाल इनका कैसा था, ठीक है। ये सब कवि परिचय में आता है कि इस लेखक का परिचय कि इसके जीवन में क्या क्या हुआ। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल में हुआ था। कब हुआ था? 1896 बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसा दल में हुआ था, ठीक है। ये कई बार पूछ लिया जाता है लेखक के जीवन परिचय से भी, और छोटे जैसे छोटे क्वेश्चनों में भी मिल जाते हैं कि उनकी जन्म डेट या मृत्यु सन को लेके, माता पिता के नाम को लेके, जगह कि उसका कौन से स्थान पे जन्म हुआ। ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ हुआ, ठीक है। मुख्य कृतियाँ, ठीक है। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई, कि औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। अर्थात युवा अवस्था तक माँ और पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए, चले गए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। तो इसके तो पूरी फैमिली, ये समझो, देखो, पत्नी, भाई, भाभी और चाचा। माता पिता पहले चले गए थे, चल बसे थे, अर्थात मर चुके थे। उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उसमें पत्नी, भाई, भाभी और चाचा भी चल बसे थे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसका अभिव्यक्त उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। अर्थात इन्होंने अपनी मृत्यु का साक्षात्कार अपनी कृतियों में भी अभिव्यक्त किया है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा है। कि विषम परिस्थिति होते हुए भी उन्होंने अपने जीवन से समझौता नहीं किया, बल्कि अपने तरीके से अपना जीवन यापन किया। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती हैं। कि उनकी कविता में जीवन का यथार्थ चित्रण का अर्थ होता है जैसा है उसका वैसे के वैसे चित्रण, उसको बिना फेर बदल किए या उसमें बिल्कुल कल्पना बिना डाले, कि जो जैसा है उसका वैसे का वैसा चित्रण। मानव की पीड़ा आदि, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय, इन सब
जीवन में परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गुण सुनाई देती थी। इनकी कृतियाँ देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं, जिनमें आप ज़्यादा भी नहीं तो 4-5 याद रखने की हैं, जैसे कि अर्चना, आराधना सेम मिलती जुलती है, कुकुरमुता, तुलसीदास, गीतिका, रानी और कहानी, ठीक है, ये इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। अब देखिए, जो ये अपन पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ में इसने क्या लिखा है। पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता की ये जो प्रस्तुत कविता है, जो ये लिखी है कविता, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। कितनी अच्छी बात कही है कि जीवन रूपी वन में, अर्थात इन्होंने अपने जीवन को एक वन बताया कि जीवन रूपी वन में, अर्थात अपने जीवन को एक वन की संज्ञा दी है, वन बताया है वन में। और जैसे वन में वसंत ऋतु आने पर कैसे वन खुश हो जाता है ना, हृदय बहुत ही उत्साह से भर जाता है। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो पूरा वन फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से खिला हुआ इतना सुशोभित होता है। तो इसी प्रकार से जीवन रूपी वन में, अर्थात जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर वन प्रफुल्लित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है वसंत ऋतु में, इसी प्रकार जो हमारा जीवन है उसमें, जीवन रूपी हृदय में भी, जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्सव की जैसे वसंत ऋतु आती है, उसी प्रकार जीवन में हृदय का उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। कि जीवन में भी जब खुशी आती है हृदय के अंदर, तो जो उत्साह है वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। अर्थात निराला का जो काव्य है वो किसी एक मुकाम, कोई एक लक्ष्य, कोई एक जगह, कोई एक स्थान नहीं है जहाँ पर वो आके ठहर जाएगा। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। कि इस कविता से वो क्या बताना चाहते हैं। कविता का नाम भी उन्होंने देखो कितना अच्छा रखा है कि कभी न होगा मेरा अंत, कि मेरा अंत कभी नहीं होगा। तभी तो वे कहते हैं कभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, कि ये मेरे जीवन में तो जो ये मधुर मीठा एक ये कोमल वसंत है, ये अभी आया है, अभी मेरा अंत कैसे हो सकता है। अर्थात मैं ये वसंत ऋतु का जो आनंद है इसको भोग के ही तो मैं ये सोचूं अभी तो ये आया ही है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। कि जीवन में हाथ पे हाथ रख के बैठने, इसका मतलब है कि जीवन में हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस जीवन में यूं ही आए और बिना कर्म करे हम यूं ही अपना जीवन बिता दें। जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए कहा है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा होता है, जिजीविषा से लबरेज जीने की इच्छा। कि यह कविता निराला के प्रखर आशावाद की अंदर इतनी आशा भरी हुई है, और जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, कि इतनी ज़्यादा जीने की इच्छा है कि मन में ये है कि अभी तो मैं आया हूँ। अर्थात जो ये मेरे जीवन का ये जो मृदुल वसंत है, ये अभी तो मैं भोगूंगा इसको, अभी अभी तो मैं आया हूँ। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। और इस कविता में शब्दों का चयन, अर्थात जो शब्द या भाव लिया है वो
उसका सौंदर्य बहुत ही अनुपम है। इसके बाद देखिए, इसकी कविता दो रही हैं इस लेसन में। एक तो ये थी कौन सी, कि कभी न होगा मेरा अंत, और दूसरी थी कि मातृवंदना। मातृवंदना, ठीक है। तो मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्रीय प्रेम मुखरित हुआ है। क्या हुआ है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। क्या, ये दूसरी कविता में अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को, खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। कि कवि है वो अपने जीवन पथ के सभी, अर्थात अपने जीवन के रास्ते में जितने भी विघ्न बाधाएं अर्थात जितनी भी समस्याएं आए उनको पार करते हुए माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनयशील में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है, अर्थात विनय भाव रखते हुए यह जो कविता है ये विनय भाव में लिखी गई है। कह सकते हैं हम कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं उनका पहली कविता में प्रबल जिज्विषा अर्थात प्रबल जीने की इच्छा, अर्थात अभी न होगा मेरा अंत नाम से ही प्रतीत होती है कि पहली कविता में कवि ने ये बताया है कि अभी तो मेरे जीवन में जो मृदुल वसंत है वो आया है, अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो ये आया है, मैं इसको भोगना चाहता हूँ। और उसके साथ उन्होंने जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए कहा है। ठीक है। दूसरी कविता जो मातृ वंदना में उन्होंने अपने जो सभी अर्जित सभी कर्म फल को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहा है। और कवि कह रहा है कि जीवन पथ में जितनी बाधाएं आ रही है उन सबको पार करके माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। ठीक है। और अपन इसकी जो कविता हैं ये अपने अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।